तो लर्नर्स एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स इसके पहले वाले वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान जो आप लोगों का बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो फाइनल एग्जाम का डेट 14 फरवरी से निकला है, तो इसके लिए हमने सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर और VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने इसके पार्ट 1 वीडियो में करवाया है 1 से लेकर 25 तक। तो आज हम लोग बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 25 के आगे के सभी क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग सामाजिक विज्ञान के 25 से आगे के सभी क्वेश्चन को देखते हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है ना, वो क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार से पूछा गया है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। मतलब क्या है कि अगर किसी देश का राष्ट्रीय आय अगर अधिक है तो वह देश क्या कहलाता है, क्या अविकसित कहलाता है या विकसित कहलाता है या अर्ध विकसित या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर किसी देश का राष्ट्रीय आय अधिक है मतलब क्या है कि वह विकसित देश है, तो राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकसित। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है क्या कि निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है। इन चारों में से वह कौन सा मुद्रा का एक रूप है जो आधुनिक रूप नहीं है। क्या वस्तु मुद्रा या जमा या ड्राफ्ट या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इन चारों में से जो है ना से आधुनिक रूप नहीं है। तो याद रखिए कि जो आधुनिक रूप नहीं ना हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा जो है ना ये आधुनिक रूप नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 में इस प्रकार से पूछा गया है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। मतलब कि इन दिनों मुद्रा का वह कौन सा रूप है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। क्या धात्विक मुद्रा है या सोने के सिक्के या पत्र मुद्रा या इनमें यानी सभी है। तो कौन सा आजकल सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो आप लोग कहिए कि पत्र होता है जो पैसे वाला मिलता है वही तो होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 इस प्रकार से है कि वित्तीय संस्थानों में किन संस्थानों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि वित्तीय संस्थान जो होते हैं उनमें से सम्मिलित किसे किया गया जाता है। क्या व्यवसायिक बैंक को या सहकारी साख समितियों को या बीमा कंपनियों को या इनमें से सभी। वित्तीय संस्थानों में किन संस्थानों को सम्मिलित किया जाता है। तो याद रखिएगा इस प्रकार जो क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तो इन सभी जो ये तीनों बैंक है ना इन सभी को रखा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार से कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था। मतलब कि सबसे पहले व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। क्या 1966 में हुआ था या 1980 में या 1969 में या 1975 में हुआ था। कब हुआ था। तो याद रखिए कि व्यवसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण सबसे पहले हुआ था यह हुआ था 1969 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 इस प्रकार से कि भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर सेवा क्षेत्र को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। मतलब कि हमारे सिर्फ भारत में ही पूछा गया है। क्या 2 में या 4 में या 6 में या 8 में। बताइए कि सेवा क्षेत्र को हमारे भारत में कितने भागों में बांटा जा सकता है। और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इन सभी को आप लोग याद रख लीजिएगा। तो भारत में कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि जो इन्हें बांटा जा सकता है ना इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में। 2 भागों में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 भागों में। तो क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 32 में इस प्रकार से पूछा गया है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन जो हुआ था यह सबसे पहले किस देश में हुआ था। क्या इंग्लैंड में हुआ था या चीन में या जापान में या संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। बताइए कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो याद रखिए कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था ना यह सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। कहां पर। इंग्लैंड में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सभी वीडियो का ऐसे ही मतलब कि सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को पार्टिकुलरली VBI मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर का सभी का आप लोगों को वीडियो मिलेगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया है कि इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार जो है ना वह सीमित है। क्या खनिज तेल का भंडार सीमित है, या सौर ऊर्जा का, या हवा का, या पानी का? किसका जो है ना से संसाधन भंडार सीमित है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि खनिज तेल जो मतलब पेट्रोलियम निकलता है उसका जो भंडार है वह सीमित है। तो इसका राइट आंसर जो होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खनिज तेल का। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में इस प्रकार से है कि भांगरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भांगरा नांगल जो परियोजना है यह किस नदी के तट पर मतलब कि अवस्थित है। तो याद रखिए कि जो भांगरा नांगल परियोजना है ना यह झेलम नदी जो है ना उसी के तट पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 इस प्रकार से है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। जो काली मिट्टी होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? क्या बलुई मृदा होता है, या रेगुर मृदा, या लाल मृदा, या पर्वतीय मृदा होता है? बताइए कि काली मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है वह क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जो काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है ना वो होता है रेगुर मृदा। क्या होता है? रेगुर मृदा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 36 में इस प्रकार से कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। हमारे भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइए, क्या यह तारापुर में है, या नरौरा में है, या कलपक्कम में, या राणा प्रताप सागर में? बताइए कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है यह कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा कि यह कहाँ पर स्थित है। तो यह है तारापुर में। कहाँ है? तारापुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 इस प्रकार से है कि भारत के किस राज्य में सोपानी यानी सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। मतलब हमारे भारत में वो कौन सा राज्य है जहां पर सोपानी यानी सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। क्या बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, या उत्तराखंड है? बताइए कि वो कौन सा राज्य है हमारे भारत में जहां पर सीढ़ी नुमा यानी सोपानी कृषि प्रचलित है। तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड जो है ना वहां पर सोपानी कृषि सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 इस प्रकार से कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। मतलब क्या है कि चाय का जो उत्पादन होता है तो वह सबसे ज्यादा विश्व में कौन सा देश करता है। क्या भारत करता है, या चीन, या अमेरिका करता है, या श्रीलंका करता है? कौन भारत में मतलब कि विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है? तो याद रखिए कि विश्व में जो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है वह चाइना करता है। कौन करता है? चाइना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 इस प्रकार से है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। जो हमारे उत्तर भारत है यानी कि नॉर्थ इंडिया है, तो नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? क्या सूरत को कहते हैं, या लखनऊ को, या कानपुर को, या नोएडा को कहते हैं? बताइए कि हमारे नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि नॉर्थ इंडिया का जो मैनचेस्टर कहा जाता है यह कानपुर को कहा जाता है। किसको? कानपुर को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 इस प्रकार से है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। चूना पत्थर जो होता है ना उसका उपयोग हम लोग किस उद्योग में करते हैं। क्या सीमेंट में करते हैं, या जूट में, या चीनी में, या एल्युमिनियम में? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने सीमेंट के बारे में पढ़ा होगा ना, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो चूना पत्थर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? तो सीमेंट के लिए जो होता है यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। तो राइट आंसर जो ना जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 इस प्रकार से है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि में प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। मतलब क्या है कि हमारे भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें पक्की सड़क की लंबाई जो है ना वह सबसे ज्यादा है। क्या हमारे बिहार में है, या महाराष्ट्र में, या तमिलनाडु में, या केरल में है? कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पक्की सड़क की लंबाई मतलब सबसे ज्यादा है? तो याद रखिएगा कि जो तमिलनाडु राज्य है ना वहां पर सबसे ज्यादा पक्की सड़क है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 42 इस प्रकार से है कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनाक्षित है। वनाक्षित है, कितना भाग जो है ना भौगोलिक क्षेत्र का कि वह वनाक्षित है। तो याद रखिए कि 5.62% है ना कि यह वनाक्षित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5.62%। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 43 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि कांवर झील स्थित है। कांवर झील जो हमारे बिहार में है, तो हमारे बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में यह कांवर झील स्थित है। क्या दरभंगा जिला में या भागलपुर या बेगूसराय जिले में या मुजफ्फरपुर जिला में है। बताइए कि जो यह कांवर झील है, यह कांवर झील हमारे बिहार के कौन से जिला में अवस्थित है। ठीक है, तो यह कहां पर अवस्थित है, तो याद रखिएगा कि यह है भागलपुर जिला में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 44 इस प्रकार से है कि हैसूर विधि से अधिक ढालुओं वाला भाग कैसे दिखता है। हैसूर विधि से पूछ रहा है कि अधिक ढालुओं वाला भाग कैसे दिखता है। क्या सफेद या काला या नीला या पीला कैसा दिखता है। तो याद रखिए कि यह कैसा दिखता है, तो यह दिखता है काला के जैसा। और ये सभी क्वेश्चन आपके 14 फरवरी से जो एग्जाम है स्टार्ट होने वाला है ना, उनमें छप्पे के छप्पे मिलेंगे सामाजिक विज्ञान के आपके सब्जेक्ट में। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, और इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 45 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन सा आपदा है ना, सो प्राकृतिक है, मतलब नेचुरल, मतलब कि नेचर के द्वारा आता है। कि आग लगाना प्राकृतिक है या बम विस्फोट या भूकंप या रासायनिक दुर्घटना। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक मतलब क्या है कि नेचर द्वारा, और नेचर द्वारा कौन सा आता है तो भूकंप। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी आग लगना तो हमारे मानव द्वारा ही होता है, बम विस्फोट हम ही लोग करते हैं, और रासायनिक दुर्घटना भी हमारे ही कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूकंप। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 46 इस प्रकार से है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। जो सुनामी आता है वह किस स्थान पर आता है। तो यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सुनामी कहाँ आता है, तो समुद्र में क्या है कि सुनामी आता है, समुद्र में ही तो सुनामी आता है। तो सुनामी कहाँ आता है, तो समुद्र में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं तो 47 में इस प्रकार से कि बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मतलब कि हमारे बिहार का वह कौन सा नदी है जिसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या गंगा को कहते हैं या कोसी को या गंडक को या पुनपुन को कहते हैं। बताइए कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो कोसी नदी है ना उसे हम लोग बिहार का शोक नदी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं तो 48 इस प्रकार से कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन सा आपदा है जो मानव जनित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है। क्या सांप्रदायिकता नहीं है। सांप्रदायिकता कौन फैलाता है, तो धर्म के, दो धर्म के लोग फैलाते हैं। तो यानी ये होगा। आतंकवाद भी कौन करता है, तो हम भी करते हैं। रेल दुर्घटना, रेल दुर्घटना पूछ रहा है कि जो यह है ये, तो यह भी कौन करता है, हम भी तो करते हैं। अगर मानव ही अगर रेल चला रहा है या मानव के अगर कोई आ जाता है रेल की पटरी के सामने, तो दुर्घटना का शिकार कौन हो, मतलब कि मानव ही करता है। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यह वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार बच्चे इसे गलत करके आते हैं। इतने तो सही करके आते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, किसको गलत करके आते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आज याद ही कर लीजिएगा। क्या है कि किसने कहा था कि फ्रांस जब सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी को सर्दी जुकाम हो जाता है यूरोप के कंट्री के लिए। ठीक है, तो वह कौन कहता है, तो याद रखिएगा कि यह कौन कहता है, तो यह कहता है मेटरनिक। कौन कहता है, मेटरनिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो 50 इस प्रकार से कि गीजो कहां का प्रधानमंत्री था। गीजो तो था, यह कहां का प्रधानमंत्री था। तो याद रखिएगा कि जो गीजो था ना, यह हमारे तुर्की, मतलब जो तुर्की देश है वहां के प्रधानमंत्री था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही प्रैक्टिस हो और वीवीआई क्वेश्चन को डील करें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।